पॉलिटिकल साइंस की थर्ड वीडियो है। इससे पहली वीडियो मैंने आपको कुछ प्रेम्बल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे और इस वीडियो में आपको जो इससे पहले मैंने एक वीडियो कराई थी भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, वो इस वीडियो में मोर देन 50 क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? हमें ये बताना है जो हमारी संविधान सभा थी उसने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया था। तो देखिए पहले बोलता है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। बिल्कुल करेक्ट है, इसने अनुमोदन किया था, इसने संविधान सभा ने। सेकंड बोलता है इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। ये भी बिल्कुल सही है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। इस पर अभी हमें डाउट है। इसने राष्ट्रध्वज को अंगीकृत किया। इसका करेक्ट आंसर है सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। ये गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा ने नहीं, हमारी देश की जनता ने चुना था। देखिए कैसे होता है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए थे। क्या क्या कार्य किए गए थे अब ये देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो और नोट डाउन भी कर लें। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। ये हमारे इनके संविधान सभा द्वारा कार्य किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया, ना कि संविधान सभा द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये क्योंकि इन्होंने ये कार्य नहीं किया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी की ज़मीन लेते हैं या किसी को ज़मीन देते हैं तो इसमें कौन सी अनुसूची में हमें संशोधन करना पड़ता है, या किस की संशोधन की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी संघ के घटक जितने भी हैं और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों जितने भी स्टेट हैं एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौता का लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, जैसे कि 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता करके अदला बदली की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो वर्ष 2015 में पारित किया जा चुका है। ये हमें ये याद करना है कि संविधान संशोधन कितने नंबर का था। वो 100वां संविधान संशोधन है जो कि 2015 में पारित किया जा चुका है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त है, यानी स्टेट का नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, तो इसके लिए किस आर्टिकल की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आर्टिकल 3। हाँ, पार्ट फर्स्ट यानी भाग 1 आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है कि आप नाम बदल सकते हो और राज्यों की सीमा के बढ़ा घटा सकते हो। आर्टिकल फर्स्ट के तहत यानी अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी आर्टिकल 2 में नए राज्यों को जो प्रवेश होगा वो या स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार तथा आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। जितने भी ये आर्टिकल हैं हमें याद करने हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 7, या यही आर्टिकल है, आर्टिकल 3 एंड पार्ट फर्स्ट। आप इसे नोट डाउन कर लें कि किससे कौन सा रिलेटेड है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल नए राज्यों के गठन के विषय में है? ये हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
इसका करेक्ट आंसर ए है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है या देता है। आर्टिकल 12 में नए राज्यों की परिभाषा, आर्टिकल 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा आर्टिकल 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना होता है, यानी आर्टिकल 9 के तहत। आप इसको भी नोट डाउन कर लें कि कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 12, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 9। आप इसे नोट डाउन कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? इसका मतलब यानी ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें से हमें बताना है कि किस में विधानसभा है। 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब तो 8 हैं क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर है। वैसे जो यूनियन टेरिटरीज है पहले के हिसाब से हमारी दिल्ली और पौंडीचेरी में है। इन्हीं के अंदर इन जो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है इन्हीं में विधानसभा होती है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। भारत देश में कुल 7 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज जो क्रम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी हैं। इन 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पौंडीचेरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली एवं पौंडीचेरी राज्यों में विधानसभा और मंत्रियों की परिषद है। 5 अगस्त 2019 को ये भी एक नया ऐड हो गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए हैं। अतः यानी अब 9 बन गए हैं, टोटल 9 बन चुके हैं। कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो चुके हैं, जिसमें से जम्मू व कश्मीर में विधानसभा होगी। यानी जो मैंने अभी बताया था कि 8 हो गई हैं, तो जिसमें से अब टोटल 9 हैं, जिसमें से कि 3 में विधानसभा होगी। ये नया ऐड हो गया। किस में होगी? बस हमें ये और याद रखना, जम्मू कश्मीर में होगी, लद्दाख में नहीं होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? हमें टोटल अनुसूचियां बतानी हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीयों पर लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल तथा 22 भाग थे यानी पार्ट थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियां यानी शेड्यूल को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। 4 पहले ऐड हो गई हैं और टोटल 22 पार्ट है। आर्टिकल 395 है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये अनुसूची में 6ठी में नहीं है। ये देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग 395 आर्टिकल तथा 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। संविधान की अनुसूचियाँ ये जो वर्तमान में टोटल है, लेकिन इसमें सब सेक्शन करके बढ़ा दी गई हैं। संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र यानी असम, ये आ गया, मेघालय यानी रुको एक सेकंड, असम, मेघालय इसमें नहीं दिया, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका मतलब इनमें कौन सा नहीं दिया? मेघालय नहीं है, यानी नागालैंड दिया गया। तो उसका करेक्ट आंसर ये है, इसमें मेघालय आते हैं। कौन से में? 6th शेड्यूल में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? यह हमें बताना है कि ये जो अनुसूचियाँ दी हुई हैं इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें है। जो भी हमारी जो 8th शेड्यूल में जितनी भी जो भी लैंग्वेज होती हैं तो 8th शेड्यूल में डाली जाती हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है। इसका मतलब अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, 9वीं अनुसूची में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि अभी आपने देखा था लास्ट ईयर SC/ST जो कानून था वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन हमारी केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल लाकर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इसका मतलब उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ निहित हैं। एंड 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों
और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के प्रावधान। ये गलत है हमारा, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ये गलत बात दे रखी है। 11वीं अनुसूची नहीं है, 5वीं अनुसूची में है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। यूपीएसआई बेस्ट सेकंड 2020 का क्वेश्चन है ये, 20 दिसंबर 2017 क्वेश्चन है। यानी डी अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान 5वीं अनुसूची में निहित हैं, जबकि जो हमारी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। सभी अन्य सभी कथन सत्य हैं, यानी सम्मिलित हैं। इसका मतलब जितने भी ऊपर के हैं वो सही हैं, और ये जो हमारी जो 11वीं जो अनुसूची दे रखी है वो उससे रिलेटेड नहीं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है, यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ये जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की, मतलब किस अनुसूची में कह रखा है कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस तरीके से लोग जाएंगे राज्यसभा में, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, 4थी अनुसूची में दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। देखिए अब मैं बताता हूँ। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन उल्लेख भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में है कि कितनी सीटें देनी है, कितनी मिलेंगी। 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में है, जैसा कि अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया, आपको याद रखना है। 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, अभी मैंने आपको बताया। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेखन किया गया। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज है, इसको यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 22। और आप ये भी याद रखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप देख भी रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इस सीरीज को लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखन थी? कौन सी भाषा थी उस समय जिस टाइम संविधान उल्लेखन मतलब बना था? वो कश्मीरी थी। भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक मिनट। पहला कौन सा था? 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, 92 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो शामिल किया गया। अतः कश्मीरी भाषा का संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। इसका मतलब 8वीं अनुसूची में उस टाइम जिस टाइम पर संविधान बन रहा था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में आती है, यानी फर्स्ट अनुसूची में आती है शेड्यूल में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत की संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित है, मतलब कौन सी अनुसूची में शपथ से रिलेटेड है बताता हूँ। शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 3री अनुसूची में है। इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड जितने राज्य स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक, CAG, संसद के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, राज्यपाल 159 के अनुरूप शपथ लेता है। करेक्ट आंसर इज ए, यानी 3री अनुसूची में बताया गया है शपथ से रिलेटेड प्रावधान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? किसने की गई थी? हस्तलिखित नंदलाल बोस ने की गई थी। नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर नगर में हुआ। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया। इस संविधान के 22 भाग के चित्रों को बनाने में कुल 4 वर्ष लगे। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के चित्रों को बनाने में कितने वर्ष लगे? कुल 4 वर्ष लगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा सही है। उनके पास केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकरी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। करेक्ट आंसर ए और बी दोनों है, यानी यहाँ ए और बी, करेक्ट आंसर इज ए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है, और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। अतः ए और बी दोनों ही सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हमें बताना है। हिंदी, अंग्रेजी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। करेक्ट आंसर इज ए। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे कि भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब जो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। 14 दिसंबर 1949 को ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद कर लें, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल बोले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के बारे में वर्णन है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज के पेपर में भी पूछा जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की राजभाषा की नहीं बल्कि राजभाषा है, यानी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। आप हमें ये इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। यूनाइटेड किंगडम्स की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उत्तरदायी, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। करेक्ट आंसर इसी भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम्स की संसद के बारे में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, यानी उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया था स्पष्ट रूप से। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एक अंशकीय उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसके लिए द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। 26 जनवरी 1950 को राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था भारत। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। राष्ट्रमंडल उनका संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है राष्ट्रमंडल का। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 53 है। ये आप नोट डाउन कर लें कि इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रमंडल का, लंदन में। स्थापना 1926 और इसकी कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 53 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? जो मूल हस्तलिखित कॉपी है आपको बताना है। मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी, राष्ट्रपति भवन संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है मूल हस्तलिखित लिपि। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं। एक प्रति अंग्रेजी में और एक हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। ये आप नोट कर लें कि कब किसने हस्ताक्षर किए, कितने सदस्य, 308 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान में, मतलब संविधान जो बनाया था उसमें साइन की है, और संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनात्मक
द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। किसने? भारत सरकार अधिनियम, जैसे मैंने भी बताया, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान क्या क्या प्रावधान किए गए थे? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों तक कर दिया गया था। निर्वाचन संप्रदाय जो लोग होते हैं उनके हिसाब से, प्रणालियों के हिसाब से। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के पार्षदों एवं हस्ताक्षरित विषय निर्वाचित सदस्यों के पास था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन, जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, तथा निम्न सदन, जिसे विधानसभा कहा जाता है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। किसमें? चेम्सफोर्ड सुधार जो था, यानी 1919 को, माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का चिन्ह चतुर्मुख स्तंभशील राष्ट्र प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। राष्ट्र प्रतीक ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? ये रिलेटेड है उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 यानी 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित है, यानी इलेक्शन से रिलेटेड है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सर? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो भी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमको बताना है 5 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता, यानी राज्यसभा में वह मतदान नहीं कर सकते हैं। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, मतलब निर्णय के हिसाब से उन्हें मत देने का अधिकार है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ये आपको याद करना है, पहले कौन से थे और करंट में कौन से चल रहे हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यूपी कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल 19 जून 2018 से सेकंड का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें कितनी अनुसूचियाँ? 8वीं में 22 भाषा हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, मूल रूप यानी शुरुआत में। 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, यानी मैं आपको एक बात बताता हूँ कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बाडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखते हैं हमारा अगला 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 1 जून 1993 से प्रभावी। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी थे पहले के ना। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसका आर्टिकल है 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यानी पॉलिटिकल साइंस का आर्टिकल 40। चतुर्थ अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा, यानी रिप्रेजेंट कैसे होगा। भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो मोर देन, तो किससे वो रिलेटेड है, यानी किस पे प्रभावित है, इफेक्टिव है, वो है जापान से, अफेक्ट करती है। इफेक्ट
भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। ये हमें बताना है, ये हमें याद रखना है कि कहाँ से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आर्टिकल है आर्टिकल 61 तथा उपराष्ट्रपति को पद को शामिल किया गया है। आपको ये याद रखना है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हमें बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर इज डी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 ईस्वी में हुआ। इसका अपना कार्य 9 दिसंबर 1940 से प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति के अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति, सरदार वल्लभ पटेल प्रांतीय समिति, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, यानी लिखा गया था। भारतीय संविधान हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसका प्रस्तावित प्रति थी प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। ये पूछा जाता है कि इसको किसने सजाया था, तो ये इनके जो पेज है शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, यानी कितने पार्ट हैं? यानी 22 पार्ट हैं। यूपी कांस्टेबल में 27 को भी आया हुआ है और यूपी कांस्टेबल 2014 मेन में भी आया हुआ है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है, 4 ऐड हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी करेक्ट आंसर सी धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्यों का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म का राज्य धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, मैंने आपको प्रस्तावना में क्वेश्चन कराए थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। ये हमें याद रखना है कि कौन से किससे रिलेटेड है, कौन से कब जोड़े गए, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार नहीं, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। करेक्ट आंसर सी, राज्य सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा और ना ही किसी को स्वीकार करेगी, ना ही किसी को मान्यता देगी, ना ही किसी को प्रायोरिटी दी जाएगी किसी धर्म को। धर्मनिरपेक्षता यानी पंथनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। मतलब किसी धर्म के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय भाई भाई इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। प्रस्तावना मीन्स यानी प्रेम्बल में।
देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही शासन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, जनता द्वारा चुना गया जाता है। गणराज्य अर्थात जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन होता है, यानी प्रधानमंत्री जिसको जनता चुनती है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कोई एक ही खानदान नहीं है जो स्वीकारा चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन ही गद्दी पर बैठता है, यानी राजा बनता है, यानी प्रधानमंत्री बनता है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब ये देखिए यहाँ से बताते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता यानी अस्थायी संपन्न हुई। यानी अस्थायी मीन्स ये जो सचिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। किसमें नहीं लिया? संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक हुई थी, यानी जो बैठक थी उसमें किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आप इनको याद करें। संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? BN राव, और भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये आप नोट डाउन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका प्रशासन 1912 में सर्वप्रथम तत्वोधीन पत्रिका में हुआ। मतलब जनगण मन का जो प्रकाशन जो हुआ किस में हुआ? तत्वोधीन पत्रिका में प्रकाशन हुआ। कब हुआ? ये कब हुई थी अधिवेशन? वहाँ 27 दिसंबर 1911 को। तथा संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसकी गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड से एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी गायन की अवधि कितनी? 52 सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए। इसमें मतलब आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है। संबंधित उपबंध धारा IPC इंडियन पिनल कोड की 96 से लेकर 106 यानी 96 से लेकर 106 तक है। मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती, वह सद्भावनापूर्वक अपने पद पर काम करता रहेगा। ये नहीं है अगर लोक सेवा के कोई पुलिस वाला या कोई भी है, यानी मुख्यमंत्री हो, कोई भी आकर किसी को चाटा मार दे या बंदा मर जाए, ऐसा नहीं है। युक्त होना चाहिए जो एज यूजुअल जैसे चलता है। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठी चार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई, इसमें नहीं होगा। इसमें आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कोर्ट ने आदेश दिए, लाठीचार्ज कर दी, उस टाइम कोई दुर्घटना होगी, उसमें नहीं है। यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए, उसे सद्भावनापूर्वक किया जाना माना जाएगा। मतलब कोई भी आप कार्य करते हो, चाहे जोखिम भरा हो, लेकिन आपने सावधानी सारी बरती है, तो उसमें आपको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी होता है, जितना खुद की रक्षा के लिए कंपलसरी यानी जरूरी है। किसी प्रकृत चित्र व्यक्ति, अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। इसमें है किसी आक्रमण करने वाले को
जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अपराधिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका। यानी कोई हमलावर है, यानी कोई आक्रमण कर रहा है, उससे आपको खतरा है, मौत हो सकती है, या किसी का बलात्कार कर सकता है, रेप कर सकता है, अपराधिक कार्य यानी अपहरण आदि की शंका हो, तो आप आत्मरक्षा का अधिकार पर आता है, आप उसको मार भी सकते हो। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर की प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, सही। चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंधित करती है तथा धारा 97 निम्न उपबंध करती है। व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है, आपको मैंने बता ही दिया, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितनी अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी, यानी कितने आर्टिकल और कितनी शेड्यूल थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल, अनुसूची। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल व 8 अनुसूची यानी शेड्यूल थी या थे। अनुच्छेद आर्टिकल की संख्या तो मूल रूप से अभी भी 395 है, लेकिन अनुसूची की संख्या संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 12 कर दी गई। लेकिन ये 395 में सबसेक्शन वगैरह जोड़ दिए गए तो ये ज़्यादा हो गई है, जिसमें सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन जून 1951 के द्वारा जोड़ी गई। आगे क्रम से 12 तक इनको बढ़ाया गया। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 के हिसाब से बताया गया कि 395 थी, लेकिन अब ये बढ़ा दी गई हैं, ये सबसेक्शन में डिवाइड कर दी गई हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना के आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गठित संविधान सभा द्वारा किया गया, यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन से हुआ था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उस समय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा थे जिसका अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल 15 महिला थी। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें ये मतलब कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 389 सदस्य और इसमें कुल 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया? हाँ, करेक्ट आंसर भी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। जैसा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर किया गया और उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 संवत थी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान वैसे तो 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तब जाकर भारत एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है, यानी इन्फोर्समेंट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यानी संविधान सभा जो हुई थी किस देशी रियासत, यानी मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने हैदराबाद की जो देशी रियासत थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशनल पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया। देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्र आयोग का प्राविधान है? यानी आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। कितने? आपको एक मिनट बताता हूँ।
जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़े गए एक नए अनुच्छेद 338A द्वारा जोड़ा गया। ये भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, यानी शिक्षा में? करेक्ट आंसर इज बी। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया, यानी भारतीय की शिक्षा के लिए कितने? मिनिमम 1 लाख पर ईयर दिया गया। तथा इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ये हमारे मोर देन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये किससे रिलेटेड थे? हमारा पार्ट था भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान का सेकंड पार्ट था। ये हमारे जितने भी अभी तक यूपीएसआई में 1999 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे कवर करा दिए हैं, भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान से रिलेटेड। सो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आपने अभी तक हमारे लीगल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।